अगर आप भी यूपीएससी के जैसे टॉप रैंक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इसकी जो बेसिक सी जानकारी है, कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, तो इसका गुरु मंत्र देने के लिए आज हम आपको मिलवाने वाले हैं इंडियाज़ नंबर 1 ज्योग्राफी टीचर हिमांशु थापा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज थैंक यू मैम। आज सर आप सभी स्टूडेंट्स को बताएंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कैसे तैयारी करें, बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है वो सर शुरुआत करते हैं। जी देखिए, ऐसा है कि ये तैयारी, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है इसमें कि किस स्टैंडर्ड से, मतलब कौन से लेवल से हम स्टार्ट करें। लेवल इन द सेंस कि किस क्लास से स्टार्ट करें या ग्रेजुएशन से स्टार्ट करें, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के मन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आपको 12th तक अपने एकेडमिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एकेडमिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और जब आप ग्रेजुएशन पे आते हैं, ग्रेजुएशन हम करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप ये पढ़ाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ आप ये पढ़ाई कर सकते हैं। इनफैक्ट ग्रेजुएशन के बाद भी ये पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी उस लेवल की हो जाती है। और अगर इसमें सही से देखा जाए तो 2 साल अगर आप सही से इसमें टाइम देंगे, डेडिकेट करेंगे, तो 2 साल में तैयारी की जा सकती है। इसको शुरू कैसे करा जा सकता है? तो सबसे पहली चीज़, कोई भी एग्ज़ाम आप दें, कोई भी, मतलब यूपीएससी नहीं, कोई भी अगर आप एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं, तो उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उस एग्जामिनेशन का सिलेबस कैसा है। तो सिलेबस को बहुत पहले बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको देखना होता है। तो पहली चीज़ तो मैं बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो सिलेबस को देखिए कि इसमें आता क्या है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखिए, और तब ये डिसाइड करिए कि क्या ये आपसे मैनेजेबल है, क्या आपको लगता है कि आप मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रिपरेशन होती है। आप अपने उस एज का पार्ट इसमें लगाते हैं जब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आप 2-3 साल अपने एज का लगा रहे, यूथ एज का, अपने यंग एज का आप लगा रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप कहीं भी इधर उधर डगमगा के, किसी के कहने पे, किसी को देख के इसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो वो 3 आपके जो वैल्यूबल ईयर्स हैं वो आपके वेस्ट हो जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड। मुझे ऐसा लगता है वो 3 साल अगर आप फिर किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप वहाँ पर, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, कोई और एग्जाम्स हो सकते हैं, वहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो, एक्सेल कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, यूपीएससी में अगर आप कूद रहे हैं, इस तैयारी में आप, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये प्रिपरेशन करनी है, आपको ये एग्ज़ाम निकालना है, तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिलेबस देखना चाहिए, वहीं से आपकी स्टार्ट होती है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप होता है एनसीईआरटीज़। देखिए, एनसीईआरटीज़ जो आपकी बुक होती हैं, ये आपके सीबीएसई बोर्ड की, गवर्नमेंट की बुक्स होती हैं, और ये आपका एक फाउंडेशन बेसिकली तैयार करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एनसीईआरटीज़ हैं, उनको पढ़ना चाहिए, ताकि आपका एक बेस स्ट्रांग हो जाए। देखिए, कोई भी तैयारी आप करना, जैसे आप मकान भी बनाती हैं, तो आपका फाउंडेशन, नींव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जब आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि मेरा बेस बहुत स्ट्रांग हो। जब मैं बोलता हूँ बेस, तो आपकी बेसिक साइंस होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, आपको बेसिक हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, बेसिक ज्योग्राफी आनी चाहिए। तब जाके आप जो है उस पर बिल्ड ऑन कर सकते हैं। फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स, फिर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, तब जाके आप उसमें आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटीज़ आपको करना चाहिए। तो ये स्टार्टिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और सर, स्टूडेंट को सबसे तो जो कंफ्यूजन रहती है कि वो मटेरियल कहाँ से लें, बुक्स हो गई या फिर न्यूज़पेपर होगी, सबसे अच्छा मटेरियल उनको कहाँ से मिल सकता है, ये मन में सबसे पहले सवाल आता है। जी, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही लाज़मी है। देखिए, जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे, या हमसे पहले जो लोग प्रिपरेशन करते थे, तो तब रिसोर्स क्रंच था, तब रिसोर्सेज इतने थे नहीं, तब बहुत ज़्यादा आपके पास संसाधन नहीं थे कि कौन सी बुक्स पढ़ें, कैसी बुक्स पढ़ें, रिसोर्स कम हुआ करता था। आज जो मार्केट है वो आपका कंटेंट से फ्लडेड है, मतलब इतना ज़्यादा कंटेंट है, इंटरनेट पे इतना कंटेंट है, बुक स्टोर्स में इतनी बुक्स हैं, इतने नोट्स हैं कोचिंग्स के, कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और क्या होता है, जब आप प्रिपरेशन करते हैं, तो हर आदमी के अंदर एक क्या होता है, ये एक टेंडेंसी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है, आपको कहीं ना कहीं परफेक्ट बनने की एक चाह होती है। जब मैं स्टूडेंट था, या और भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो हिस्ट्री मेरी इतनी स्ट्रांग हो जाए, मैं इतना अच्छा पढ़ लूँ उसे, कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से आए तो मैं, मतलब वो कर ले जाऊँ। तो होता क्या है, उस टेंडेंसी के चक्कर में हम एक बुक की जगह कई सारी बुक पढ़ डालते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो रिसोर्स पे मैं आता हूँ, घूम के फिर से बताता हूँ आपको कि रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो बहुत लिमिटेड होनी चाहिए रिसोर्सेज। सबसे पहला रिसोर्स, जैसे मैंने आपको बताया, एनसीईआरटीज आपका बेसिक सबसे स्ट्रॉन्ग आपका रिसोर्स है। आज भी यूपीएससी में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं या मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, आप अराउंड 30 से 40%
आप अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं तो आप मैनेज कर सकते हैं, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इस एग्ज़ाम में आपको परफेक्ट नहीं बनना है। हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम लोग टीचर के बराबर नॉलेज हमें आ जाए। इस एग्ज़ाम में आप नॉलेज लेके करेंगे क्या? क्या आपको प्रोफेसर बनना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी जान के? नहीं, आपको प्रोफेसर नहीं बनना। आपको यहाँ पे जो प्रिपरेशन करनी है उसमें आपका फोकस ये होना चाहिए कि हम ये एग्ज़ाम्स कैसे क्रैक करें। तो ये एग्ज़ाम जो क्रैक होता है ये लिमिटेड रिसोर्सेज से होता है। तो फिर भी मैं कुछ मतलब रिसोर्सेज के बारे में बता दे रहा हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है। तो रिसोर्सेज में जैसे आपकी बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स होगी एनसीईआरटी, ये नंबर 1 होना चाहिए रिसोर्स। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत को बाइबल बोलते हैं पॉलिटी का, वो एक गाइड है बेसिकली, इट इज़ नॉट अ बुक, वो गाइड है। अब ऐसा नहीं है कि जो मैं बुक्स बोल रहा हूँ वो आप पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके लक्ष्मीकांत कभी टच भी नहीं करते हैं, वो जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं या जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उनके नोट से ही उनका हो जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तभी होगा, बट एक स्टैंडर्ड बुक है, अच्छी बुक है, और आप कह सकते हो प्रीलिम्स ओरिएंटेड बुक है। ऐसी ही स्पेक्ट्रम की आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आती है। ओल्ड एनसीईआरटीज़ हिस्ट्री की बहुत अच्छी हैं। आर एस शर्मा की हो गई एंशंट इंडियन हिस्ट्री, मिडीवियल जो है सतीश चंद्र की हो गई, तो वो आपकी, और बिपिन चंद्र की जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो एक आपका जो हॉराइजन है, सोचने का तरीका है, उसको बहुत अच्छा कर देती हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बुक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। साइंस एंड टेक बड़ा ही करंट ओरिएंटेड है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, सोसाइटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, ये बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट हैं। अब इन सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है, इनफैक्ट एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट की एक बुक आती है शंकर आईएएस की, बहुत अच्छी बुक होती है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इन सब्जेक्ट्स की जो करंट ओरिएंटेड है, तो उसमें न्यूज़पेपर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अब होता क्या है कि हम लोग की आदत नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने की। बच्चों को क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हमको एक शॉर्टकट हमें मिल जाए, तो वो शॉर्टकट जो है वही उनको नुकसान पहुंचाता है। बाद में वो 1 साल बाद, 2 साल बाद रियलाइज़ करते हैं नहीं यार, बिना न्यूज़पेपर के हो ही नहीं सकता। आपके पास न्यूज़पेपर पढ़ने की आपकी आदत नहीं है, कुछ ना करिए। आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप जनसत्ता फॉलो कर सकते हैं, आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप द हिंदू ले सकते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जैसे आपने इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल पढ़ लिया, ऐसा एडिटोरियल जो नॉर्मल कोई भी, आप, मैं, कोई भी जो मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करता है वो भी समझ जाए। जैसे कुछ समाज पे आ गया, कोई सोसाइटी पे कोई इशू है ना, ट्रिपल तलाक पे कोई इशू है, कोई इशू आया हुआ है जो बेसिकली रेप पे है, आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ पे कोई टॉपिक है जो आप नॉर्मल पढ़ के समझ सकते हैं। तो वैसे टॉपिक्स को आप पढ़ने की आदत डालें। एकदम से आप, क्या होता है, हम लोग ना बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं और पहले पूरा न्यूज़पेपर चाटने की कोशिश करते हैं, और पहले दिन ही हमारे 4-5 घंटे उसमें चले जाते हैं। तो वो क्या होता है, वहाँ से हम डिस्करेज होते हैं, यार ये तो न्यूज़पेपर बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर हम ये पढ़ेंगे तो फिर बाकी जीएस के सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, ऑप्शनल कैसे पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आपकी एकदम से आदत नहीं बनती है। आप क्या कर सकते हैं, एक एडिटोरियल पढ़िए आप, और कोई भी एक स्टैंडर्ड मैगजीन्स, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, इंस्टीट्यूट्स की आती हैं, बहुत सारे मैगजीन्स के पब्लिशिंग हाउस हैं, कोई भी एक मैगजीन पढ़ना चालू कर दिए तो आपका क्या होगा, एडिटोरियल पढ़ने की आदत आपकी बनती जाएगी और आपका न्यूज़पेपर आ जाएगा। तो मुझे लगता है लिमिटेड रिसोर्स जितने होंगे, कम से कम रिसोर्स होंगे, उसमें ही आपका सिलेक्शन होगा। कम रिसोर्स रखिए, बार बार उसी को पढ़िए। आपके टीचर अगर किसी कोचिंग में पढ़ रहे तो क्लास नोट्स को बार बार पढ़िए। मैं अपने क्लास में जब पढ़ाता हूं तो मैं बोल देता हूं कि ज्योग्राफी में मेरी क्लास नोट सबसे ज़्यादा सफिशिएंट है, बाद में जब इसको आप परफेक्ट कर ले तो फिर किसी और रिसोर्स में जाए। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज रखेंगे, नंबर ऑफ रिविजन्स अगर आप ज़्यादा रखेंगे, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और सर, हमेशा से एक चीज़ बताई जाती है, कुछ भी आप पढ़ें तो उसको नोट जरूर करें। ये एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट, एक ऑथेंटिक चीज़ होती है। देखिए, इसमें बहुत बड़ी साइंस भी है, ठीक है ना। अगर इसको आप देखेंगे तो जॉन हॉपकिंस की रिपोर्ट आई और उसमें ये बोला गया कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो वो आपके दिमाग में छपती है, अगर आप उसी चीज़ को बोलते हैं तो वो जो आपका 30% रिकलेक्शन है वो 50% पे जाता है, और उसी चीज़ को अगर आप लिख लेते हैं तो इट बिकम 70%। तो वो जो 70% की रिटेंशन कैपेसिटी है, वो साइंस इसमें वर्क करती है। तो जब भी आप कभी भी पढ़ें कोई चीज़, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको नोट्स बनाने चाहिए। लेकिन यहां पर एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि नोट्स भी अपने में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस तैयारी का। होता क्या है, बच्चे जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें जब नोट्स बनाने बैठते हैं तो वो नोट्स अगर 1 पेज का है तो उनके में वो 1 पेज से ज़्यादा 2 पेज का, 3 पेज का हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, टाइम बहुत कम है, और इस टाइम कम में आपको बार बार रिवीजन करना है। अच्छा, रिवीजन आप अगर आप करना चाहते हैं, अच्छा रिवीजन करना चाहते हैं, तो उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मेरे पास छोटे में बहुत कुछ हो।
तो नोट्स वहाँ पर वर्क करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ बच्चों से कि अगर आपने 3-4 पेज पढ़े, तो वो 3-4 पेजेस जो हैं, 3-4 पेजेस, उसमें 1 पेज में आप उसको समराइज़ करें। आप एरोज़ बनाएँ, आप उसमें जो है चार्ट्स बनाएँ, आप किसी तरीके से उसको पूरा कंसाइज़ करके छोटे में लेके आ जाएँ। ये एक तरीका होता है। तो नोट मेकिंग, जैसे आपने बताया, नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है। नोट मेकिंग के बगैर मुझे नहीं लगता है ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, क्योंकि 3-3 घंटे आपको पेपर लिखना है, एक दिन में 6 घंटे आप पेपर लिखते हैं मेंस का, और विदाउट राइटिंग मुझे नहीं लगता है कि आप ये क्लियर कर सकते हैं। सर, और आप एक आईएएस रैंक के आप टीचिंग करते हैं और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकल के गए हैं और एग्ज़ाम भी क्रैक किया है। तो ऐसे में ये जानना चाहते हैं किस तरह से आप जियोग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, तो कैसे इसका कोर्स है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली है आने वाले एग्ज़ाम में सर? देखिए, ये तो बहुत ही टफ आपने क्वेश्चन पूछा कि आने वाले एग्जाम्स में क्या आएगा। प्रिडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है इस फिर भी सर एक एग्जामिनेशन में। होता है कि एक नॉलेज हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बात ठीक कही है। देखिए, क्या है कि मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप सिलेबस को स्टिक रहेंगे, तो अराउंड 80% आप क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर जाएँगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप अगर उसमें 8 क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं, 8 क्वेश्चंस इफ यू आर एबल टू क्रैक, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अब ज्योग्राफी की आपने बात करी, तो मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ, वैकल्पिक विषय भी पढ़ाता हूँ मैं, और ज्योग्राफी जीएस में भी पढ़ाता हूँ। अब ज्योग्राफी अपने में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जब मैं ऑप्शनल की बात करता हूँ तो अपने में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इनफैक्ट जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा सिलेबस इसी का होता है। तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, उसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। ड्रॉबैक ये है कि लेंदी है, आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, आपको 7-8 महीने पढ़ना पड़ेगा इस ऑप्शनल को कवर करने के लिए। फ़ायदा इसका ये है कि इसमें आप बहुत बड़ा पोर्शन अपने जीएस का कवर कर लेते हैं। तो होता क्या है कि ऑप्शनल के साथ साथ आपके जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाता है। दूसरी चीज़ कि इस पे कैसे हम प्रिडिक्ट करें कि क्या आ सकता है, तो इस बार इत्तेफाक से जो देयर वर 18 क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स में, और हमारे स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके मेरे पास मैसेजेस के बहुत सारे मैसेजेस आए, क्योंकि इस बार यूपीएससी का जो पेपर आया है वो बहुत ज़्यादा सिलेबस को स्टिक रह के आया है। और इस बार जितना भी हमने पढ़ाया, या जिसने भी, जो भी अच्छे टीचर्स जिन्होंने पढ़ाया, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस आए हैं वहाँ से। तो ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल इस बार रहा है। लेकिन प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं फिर भी अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप जो क्लास नोट्स आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उतने आप स्टिक रहेंगे, या एनसीईआरटीज़ आप जो पढ़ रहे हैं उसको अगर स्टिक करेंगे, प्लस जो करंट अफेयर्स में आपकी प्लेसेस होती हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया का कुछ इशू चल रहा है, तो यूक्रेन के अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए कि यूक्रेन के सराउंडिंग्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, यूक्रेन में स्पेशली कौन कौन से जोग्राफिकल फीचर्स हैं, कहीं अगर अर्थक्वेक आया है तो अर्थक्वेक किस रीजन में आया है। तो बेसिकली करंट थोड़ा बहुत अगर आप इसको अटैच कर लेंगे, मैपिंग कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि ज्योग्राफी काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाता है और बहुत स्कोरिंग हो जाता है ज्योग्राफी। सर, मैं महिलाओं की हमेशा बात करती हूँ तो आपसे भी बात करूँगी। शादी के बाद भी महिलाएं तैयारी करती हैं, तो उनके लिए किस तरह से तैयारी की जाए कि वो अपने घर के काम भी संभाल लें और उनकी अच्छी से प्रिपरेशन भी हो जाए? देखिए, आपने बात तो ठीक कही, लेकिन आपने इसमें एक साथ एक चीज़ और जोड़ दी कि घर का काम भी संभाल लें। देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत डिपेंड करता है कि आपके हस्बैंड कैसे हैं, स्पाउस कैसे हैं, आपका जो पार्टनर है वो कैसा है। अगर वो बहुत हेल्पफुल है तो ये जर्नी आपके लिए आसान हो जाएगी, फिर ये जर्नी नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई आपके घर में आपका हाथ बटा रहा है, साथ काम कर रहा है, अब क्या होता है कि हम लोग मैन ईगो वाला ये सोसाइटी है, जहाँ पे आप अगर बर्तन धुलते किसी ने देख लिया आपको, आपके परिवार वाले ने देख लिया, तो ये बात हो जाती है कि अरे यार, तुम मतलब तुम्हारी बीवी तुमसे बर्तन धुलवा रही है, बड़ा बढ़िया पढ़ा रहे हो यार तुम आईएएस में उसको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, और ये जर्नी तभी आसान हो सकती है एक हाउसवाइफ के लिए अगर उनके हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, उनके जो पार्टनर्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हो, तभी ये आसान हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके पास टाइम कम है, हाउसवाइफ हैं, अगर आपके इफ़ यू हैव चाइल्ड ऑल्सो, अगर आपके बच्चे भी हैं, तो उसमें चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना एम जो है ना वो 1 साल 2 साल नहीं रखना चाहिए, आप थोड़ा लंबा एम करके चलें। आप ये एम करके चलें कि मैं अगले 3 साल में मैं एम कर रही हूँ कि एग्ज़ाम मैं निकाल लूँगी, और आप उसके बेसिस पे 4-4 घंटे की अपने टाइम को आप बांट लें। जैसे जब बच्चा स्कूल गया तो आप उस टाइम पे थोड़ा फ्री हैं, आपके हस्बैंड ऑफिस चले गए, बच्चा स्कूल गया, तो क्या अगर आपने मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम निकाला और वो 3-4 घंटे आपने पढ़ लिए, या उसमें 2 घंटे पढ़ लिए, रात में बच्चा सो गया तब आपने 2 घंटे निकाल लिए, तो क्या कर सकते हैं आप खुद जानते हैं कि आप, अब ये सबके साथ अलग अलग होता है, तो आप महिलाओं को खुद मालूम होना चाहिए कि वो 4 घंटे कैसे निकालें। कुछ महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं इनफैक्ट, जो जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म में ऑफलाइन कोचिंग में बहुत सारी ऐसी हैं गर्ल्स जिनकी मैरिज हो चुकी है,
और वो मैनेज कर लेती हैं क्योंकि उनके फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो 4 घंटे का आप टाइम रखें और 4 घंटे में एम करें। और हमेशा मैं मतलब ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है, ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि उसने कॉन्टीजेंसी प्लानिंग कर रखी है कि नहीं, मतलब उसने क्या प्लान बी प्लान सी बना रखा है। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आईएएस का प्लान बी पीसीएस नहीं होता है, कभी भी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि अगर आईएएस नहीं हुआ तो यार पीसीएस हो जाएगा। आईएएस और पीसीएस लगभग एक जैसे हैं, तो वो आपका प्लान बी नहीं हो सकता है। प्लान बी हो सकता है आपका कि आप कोई और दूसरी सरकारी नौकरी जो कि आईएएस से थोड़ा कम हो, है ना, एसएससी लेवल की नौकरी हो, उसमें आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी कुछ आपकी प्रिपरेशन बैकअप है, आरओ एआरओ जैसे अपने यूपी में समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है, तो क्या वो आप तैयारी उसकी कर रहे हैं। और प्लान सी भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। प्लान सी कैन बी आपका बिजनेस हो सकता है, इट कैन बी बिजनेस ऑफ योर फादर, आपकी फैमिली बिजनेस हो सकता है। प्लान सी आपकी कोई प्राइवेट जॉब हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है आप सरकारी नौकरी ही अपना प्लान सी बना कर रखें, तो प्लान सी भी होना चाहिए। कुछ ऐसा कोर्स करना जो आपको बेसिकली बेसिकली कहीं प्राइवेट अच्छा करे। जैसे मैं बहुत बच्चों को बोलता हूँ कि यार आजकल तुम लोग जो है, तुम लोग को इंग्लिश नहीं आती है, चलो ठीक है, इंग्लिश जितना सीखने में तुम टाइम लगाते हो, अगर उतना ही तुम पैसा, उतना ही तुम किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीख लो, लाइक स्पेनिश सीख लो, तुम जर्मन लैंग्वेज सीख लो, चाइनीज़ सीख लो, फ्रेंच सीख लीजिए, अच्छी खासी नौकरी है। 80-80 हज़ार 90-90 हज़ार की नौकरी यहाँ पे अगर कोई ये फॉरेन लैंग्वेज सीख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से एक प्लान बी और प्लान सी होना चाहिए। ये महिलाओं के लिए भी है और ये सारे जो स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, उनके लिए होना चाहिए। सर, नौकरी की आपने बात की तो मेरे मन में एक और सवाल आता है, जब यूपीएससी क्रैक करते हैं उसके बाद किस किस रैंक के अधिकारी यहाँ पर जॉब करते हैं, क्योंकि ये भी सवाल होता है, लोगों को पता भी नहीं होता है सर। देखिए इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, लेकिन जो टॉप पोस्ट होती हैं वो आपका जितने भी बच्चे होते हैं, ज़्यादातर की आशा होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाए, और इसलिए वो आईएएस को सबसे पहले चूज़ करता है। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो फॉरेन में उनका इंटरेस्ट होता है, फॉरेन अफेयर्स में इंटरेस्ट होता है, तो वो एम्बेसडर बनना उनका एम होता है। तो कई लोग आईएफएस की नौकरी, इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो है, उसमें भी वो उसको चूज़ करते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं, आई नो लॉट ऑफ पीपल, जो अपनी पहली प्रायोरिटी ही पुलिस रखते हैं क्योंकि उनका मन है आईपीएस बनना, या तो उन्होंने अपनी फैमिली लेगेसी देख रखी है, अपने फैमिली में अपने फादर को देख रखा है, जिनके फादर खासकर मैंने से देखा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की रैंक से आपके कह सकते हो रिटायर होते हैं। उनके अंदर भी एक होता है कि उन्होंने देख रखा है कि क्या होता है, क्या क्या पोजीशन, क्या पावर है, क्या वो कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। तो कई बार आईपीएस के लिए भी जाते हैं। बहुत सारे फिर ऐसे लोग होते हैं जो अगेन, क्योंकि ये इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि आपको मालूम नहीं है कि आप जॉब अगली बार आईपीएस यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं मालूम है। तो इसलिए लोग ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वो सेल्स में चले जाते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, रेवेन्यू में ज्वाइन कर लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, रेलवेज में है, डिफेंस में है, ठीक है ना, आप ऑर्डिनेंस में जाते हैं इसमें। तो बहुत सारी उसके बाद आपकी सर्विसेज होती हैं। और इसमें ये भी बता दूं, यूपीएससी में कुछ तो आपकी गैजेटेड पोजीशंस होती हैं क्लास 1 ऑफिसर्स की, जिसमें आपका 5400 का ग्रेड पे होता है, 5400 ग्रेड पे की बात होती है। बहुत सारी ऐसी भी पोजीशंस होती हैं जहाँ पे 5400 ग्रेड पे तो है, लेकिन वो क्लास 1 नहीं, क्लास 2 ऑफिसर्स है। तो रैंक जिनकी बहुत बात की आती है, जो लास्ट 100-200 जो रैंक्स होती हैं, वो क्लास 2 ऑफिसर्स की रैंक होती हैं। तो कई बार लोग ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि एक जॉब होना, वही जैसे मैंने बताया कि एक प्लानिंग होनी चाहिए, बैकअप होना चाहिए, वो इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो लोग अपीयर होते रहते हैं। तो इसमें बहुत सारा होराइजन है, लेकिन येस, सीट्स लिमिटेड हैं, मैक्सिमम 1000 सीट्स होती हैं आपकी, आती हैं। तो थोड़ा एग्जामिनेशन आपका टफ होता है, बट मैनेजेबल है। अगर कोई कंसिस्टेंटली लगातार मेहनत करता रहे तो एग्जाम क्रैक करा जा सकता है। सर, ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस का, तो 12th के बाद बच्चा सोचता है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस करूं या फिर ऑफलाइन, तो इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे सर? देखिए ये बहुत ही एक डिबेटेबल इशू है। मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंड करता है ये कैलिबर पे उस स्टूडेंट के। जैसे अगर मैं कभी स्टूडेंट होता और मेरे पास ऑप्शन होता कि मैं ऑफलाइन करूंगा कि ऑनलाइन करूंगा, तो मैं पर्सनली ऑनलाइन करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोबाइल में अपने पीस पे, अपने आराम से बार बार, या लैपटॉप पे, कई अपने अपने लेजर टाइम पे मैं देख सकता हूँ चीज़ों को, और अपने अकॉर्डिंगली बार बार देख सकता हूँ चीज़ों को, ठीक है ना। अगर मुझे एक बार समझ में नहीं आया तो उसमें ऑप्शंस होते हैं ऑनलाइन में कि आप दोबारा वो लेक्चर देख लें, आप पॉज कर लें, कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई आप फिर से चले जाएं। अब ऑफलाइन में क्या होता है, अब तो खैर ऑफलाइन में भी बहुत चेंज हो गया, हाइब्रिड मोड आ गया, जिसमें आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन क्लास में कई बार ऐसा होता है कि आप किसी जोन में चले जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि आप 20 मिनट्स तक कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि कंसंट्रेशन आपका खत्म हो जाता है। तो हो सकता है कि उस 20 मिनट पे या 10 मिनट पे जब आपका कंसंट्रेशन टूटा, उसी टाइम पे टीचर ने बहुत इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट डिलीवर कर दिया हो, और उसके बाद की पूरी कहानी उस लेक्चर की उसी पे डिपेंडेंट हो।
और होता गया फिर आपका पूरा लेक्चर चला आता है। तो ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट के कैलिबर पे, उसकी कैपेसिटी पे। अगर स्टूडेंट्स अपने आप को लगता है कि नहीं वो मैनेज कर सकता है ऑनलाइन, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ है, आप अपना पैसा बचा रहे हैं, उन्हीं टीचर्स से पढ़ रहे हैं जो टीचर्स बेसिकली आप जाके जहाँ पर लैक्स ऑफ रुपीज़ दे रहे हैं, वहाँ पर 10,000 8,000 11,000 में आप कोर्स कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है। और जो बच्चे मुझे लगता है कि वीक हैं थोड़ा, या जिन्होंने अपने एकेडमिक्स के टाइम पे 12th तक बहुत पढ़ाई नहीं करी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए ऑफलाइन कोचिंग बहुत अच्छा सोल्यूशन है। क्योंकि वहाँ पे जब वो टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, क्लास के बाद कोई प्रॉब्लम हो गई, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं। आजकल जितने भी आपके ऑफलाइन सेंटर्स हैं उनमें बहुत सारे मेंटर्स होते हैं, तो उन मेंटर्स को वो बेसिकली उनकी वहाँ पर वो उन मेंटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन एक कहीं ना कहीं उनको एडवांटेज देता है। तो ये डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि अगर कोई स्मार्ट बंदा है तो वो ऑनलाइन मैनेज कर सकता है, या कई बार ऐसा होता है, कई बार आप ऑफलाइन कोचिंग कर लेते हैं और फिर भी आपको लगता है नहीं यार मुझे फिर से पढ़ना है, तो फिर से जाके 1,50,000 2,00,000 रुपीज़ फीस नहीं देगा। वो चाहेगा कि यार मैं 10,000 रुपये में फिर से पूरा पढ़ लूँ, तो उनके लिए भी वो एक ईजी प्लेटफॉर्म हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। लास्ट क्वेश्चन बस यही है कि आप एक टॉप रैंक के टीचर हैं, तो अभी तक आपके स्टूडेंट जो रहे कितने सफल हुए फिलहाल सभी जानते हैं, लेकिन आप एक बार हमारे दर्शकों को बता। देखिए, टॉप रैंक का टीचर तो मैं नहीं बोलूँगा, ये तो आप बोल रही बिल्कुल हैं। सर है, आपका नाम है इतना सर। नहीं, तो थैंक यू उसके लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से मोर देन 100 कैंडिडेट्स हैं जो सिविल सर्विसेज में आईएएस में सेलेक्ट हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट पीसीएस में हुए हैं। तो काउंटिंग तो कभी मैंने आज तक करी नहीं, बट हाँ इतना ज़रूर है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जितने हैं वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज में क्रैक कर रहे हैं तभी आप लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। लाइफ में अच्छा करना, आप सिविलाइज्ड हैं, आप एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, आप एक सभ्य जीवन जी रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना हाइप क्रिएट नहीं करना चाहिए। मैं क्योंकि खुद आईएएस पढ़ाता हूँ, बच्चों को आईएएस की प्रिपरेशन कराता हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जीवन में सफल होने का मतलब ये नहीं है कि आपने आईएएस क्रैक कर लिया तो आप आईएएस आप सफल हो गए। मैं बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को जानता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी रहे, बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स रहे जो आईएएस बनने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है ना? तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि लाइफ में अगर आपने एक गोल बना लिया है कि आईएएस ही मेरा गोल है, तो आप जब वो गोल अचीव कर लेंगे ना 24 साल की एज में, उसके बाद आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने तो वही सबसे बड़ा लक्ष्य बना रखा था अपने जीवन का। तो उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आता, तब लाइफ से आप फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यार मैंने तो आईएएस बन गया, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा तो यही गोल था। तो हमेशा आपका गोल बहुत बड़ा होना चाहिए। मैं हमेशा मानता हूं कि आईएएस उसका एक जरिया हो सकता है वहां तक पहुंचने का। और आप अगर आईएएस नहीं बने तो देयर आर डिफरेंट वेज। हम लोग आईएएस ऑफिसर नहीं बने, हम लोग आज भी लाइफ में ठीक कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में आपको अगर अच्छा करना है तो उसके लिए आईएएस होना जरूरी नहीं है। आईएएस उसका एक, आप कह सकते हो, माध्यम हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो अब यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद उनको किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न होगी, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद हिमांशु सर की जानकारी के बाद अब हर बच्चा एक बेसिक से तैयारी शुरू कर सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं मधुमिता, पाठशाला टाइम्स, लखनऊ।